नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग के साथ ही अब सिर्फ एक चरण का मतदान शेष रह गया। अंतिम चरण में 10 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर जिला भी शामिल है। 7 मार्च को वोटिंग से पहले सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री माहौल बना रहे हैं, जबकि सपा के लिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं मायावती और प्रियंका गांधी भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जीत हासिल करने के लिए सभी दलों की ये कड़ी कवायद अगले 2 दिन यानी 5 मार्च को शाम 5 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। लेकिन इसके बाद यूपी के किसी भी हिस्से में प्रचार का शोर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही सूबे में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी और फिर 10 मार्च को नतीजे घोषित होने का इंतजार रहेगा। मगर इसके पहले 7वें चरण की वोटिंग खत्म होने के फौरन बाद स्वराज एक्सप्रेस एग्जिट पोल लेकर आएगा, जो ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। 7 मार्च को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर ही बने रहिएगा, क्योंकि यहां सिर्फ एग्जिट पोल नहीं बल्कि महा एग्जिट पोल भी देखने को मिलेगा। हर एक चैनल और सर्वे एजेंसी के सभी आंकड़े हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात आज छठे चरण की वोटिंग को लेकर कर लेते हैं और जानते हैं कि पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर किस तरह से मतदान हुआ। कम या ज्यादा वोटिंग किसे नफा और नुकसान हो रहा है। क्या बीजेपी की 2017 की तरह 57 सीटों पर बादशाहत बरकरार रहेगी या तस्वीर बदलेगी। चलिए सब जानने के लिए शुरू करते हैं सत्ता का संग्राम की खास पेश पर 57 का संग्राम। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। ये वो सीटें हैं जहां कभी सपा और बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन पिछली बार भाजपा ने यहां सभी को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी उसकी इन 57 सीटों पर दबदबा कायम रहेगा। वैसे इन 10 जिलों के रण को जीतने के लिए सपा ने गैर यादव ओबीसी आधार रखने वाले दलों के साथ हाथ मिलाया है, तो बसपा ने जाति समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतारे। इतना ही नहीं, बीजेपी और सपा के दल बदलू नेताओं को मायावती ने टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भी कोशिश की है। खैर, इसमें बसपा सुप्रीमो को कितनी कामयाबी मिलेगी, वहीं प्रियंका गांधी की मेहनत से पूर्वांचल की इन 57 सीटों पर कांग्रेस क्या एक के आंकड़े से आगे बढ़ पाएगी। चलिए इसे लेकर तमाम जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट जाने, इसके अलावा कहां कितनी वोटिंग हुई है और बाजी किस ओर जाती दिख रही है, इस पर भी विस्तार से बात करें। आइए उसके पहले यूपी चुनाव के छठे चरण से जुड़ी एक रिपोर्ट देखें। यूपी में छठे चरण का मतदान संपन्न। 10 जिलों की 57 सीटों पर हुई वोटिंग। 676 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। मैदान में सीएम योगी समेत हैं कई दिग्गज। बड़ा सवाल, कहां कौन पड़ेगा किस पर भारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। गुरुवार को छठे चरण की वोटिंग के साथ ही सूबे में मतदान का सिर्फ एक चरण ही बाकी रह गया है। इसमें 7 मार्च को 10 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। अंतिम चरण की वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे, जो ये बताएंगे कि यूपी में सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। हालांकि इससे पहले छठे चरण की वोटिंग के साथ ही 403 में से 349 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। यूपी चुनाव के छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान हुआ है, उनमें गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7, बलिया की 7, बस्ती की 5, सिद्धार्थनगर की 5, महाराजगंज की 5, अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4 और संत कबीर नगर की 3 सीटें शामिल हैं। वैसे यूपी चुनाव का ये चरण काफी खास है। दरअसल इसमें गोरखपुर शहर सीट से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी हैं। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दर्जन भर सीटों पर मुख्यमंत्री के करीबी नेता भी बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में योगी सरकार में मंत्री
सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान, जय प्रताप सिंह, जयप्रकाश निषाद और राम स्वरूप शुक्ला की सियासी किस्मत का फैसला हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। खैर, कहां किसकी साख बचेगी और किसकी मिट्टी में मिलेगी, इसका पता तो 10 मार्च को चल जाएगा। वैसे छठे चरण की जिन 57 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है, पिछली बार अंबेडकर नगर छोड़कर बाकी जिलों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 2017 में इन 57 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि सपा को 2, बसपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल और सुभसपा को 1-1 सीट मिली थी। पिछली बार 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीता था। लेकिन अब 22 के रण में कहां कौन बाजी मारता है? बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या विपक्षी दल सत्ता पक्ष के विजय रथ को रोकने में सफल रहेंगे? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के छठे चरण में अब तक 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हालांकि आंकड़ा अंतिम नहीं है, इसमें और इजाफा हो सकता है। इस बार बसपा के गढ़ अम्बेडकर नगर में मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने जिले की 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। खैर चलिए, अब छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है उसे लेकर विस्तार से बात कर लेते हैं। और सबसे पहले लखनऊ संवाददाता निशांत चौरसिया के पास चलते हैं, जो छठे चरण से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देंगे। इसके बाद हम गोरखपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलिया और बस्ती में जो हमारे सहयोगी हैं उनका रुख करेंगे। लेकिन पहले निशांत के पास चलते हैं। निशांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। निशांत, ओवरऑल 57 सीटों पे चुनाव हुआ है। क्या माहौल जो इसके पहले दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में जो माहौल था, क्या उसी तरह का माहौल छठे चरण में भी था या कुछ बदला था? कहीं कोई अप्रिय घटना की कोई जानकारी, ईवीएम मशीन कहीं लूट लेने की जानकारी, ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी, क्या कुछ है आपके पास? देखिए, सबसे पहले आंकड़ा पे जाएंगे। 53.31% 5 बजे तक का चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है। आंकड़ा उसमें 53.31% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से थोड़ा सा कम है। हालांकि अभी ओवरऑल फाइनल या तकरीबन 7-8 बजे तक हर बार जो पांच चरण हुए 7-8 बजे तक वो देते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा कि अभी 5 बजे तक का आंकड़ा आपने बताया है। निश्चित तौर पे अंतिम समय पे ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता है और उसके बाद 6 बजे तक का जो समय है, जो उस प्रेमाइसिस में, उस सीमा में जो लोग आ जाते हैं वोट डालने, उनका वोट 7 बजे 7:30 बजे तक जब तक पूरा नहीं होता डाला जाता है। तो निश्चित तौर पे एक माना जाता है ये कम से कम 5 से 6% बढ़ जाएगा आंकड़ा। ये बेशक अगर 5 से 6% अगर बढ़ता है तो पिछली बार से 3%, 2 से 3% हम लोग आगे होंगे, यानी ज्यादा मतदान होगा। 2017 में 56.52% इन सारे सीटों पे मतदान हुआ था और इस बार 5 बजे तक 53 से ज्यादा 53.5% तक मतदान हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ओवरऑल काउंटिंग करेंगे तो वो ज्यादा निकलेगा। और अगर जिलावार बात करें तो अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 5 बजे तक 58.66, और सबसे कम मतदान हुआ है बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में। महज 48.53% मतदान हुआ है बलरामपुर में और सिद्धार्थनगर में 49.77। और ओवरऑल देखा जाए तो बस्ती में 54.24, संत कबीर नगर में 51.21% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 5 बजे तक 57.38% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 53.89%, कुशीनगर में 55% मतदान हुआ है। देवरिया में 51.50%, बलिया में 51.81% मतदान हुआ है 5 बजे तक। जी जी, कोई अप्रिय घटना कहीं से नहीं। पिछली बार हमको लगता है कि इस बार पिछले 5 चरण से सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। ईवीएम की भी बहुत ज्यादा खराबी नहीं सामने आई। 1-2 जगह थोड़ा सा झड़प देखने के लिए मिला, चाहे वो देवरिया में सुभासपा के और अपना दल के कार्यकर्ता आमने सामने से झड़प हुई, उनके प्रत्याशी भी गए, बाद में पुलिस ने मामला सुलटा दिया
और मामला सुलझाने के बाद रफा दफा हो गया और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं रही जैसे पिछली बार कुंडा में देखने के लिए मिली। कुंडा में जो है दो पक्षों में काफी कुछ हुआ, उसके बाद मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज हुआ। लेकिन इस बार जो छठे चरण में, पूर्वांचल के इस छठे चरण में स्थिति ठीक रही। कई जगह ईवीएम खराबी की मामला सामने आया। इटवा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में एक आध दो जगह सामने आया। लेकिन अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो ईवीएम भी जो है ठीक कर लिया गया था सही वक्त पे, क्योंकि 1 घंटा पिछली बार से ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये रिकवर हो जाएगा कि जहां से थोड़ा सा लेट जो मतदान शुरू हुआ था वो तकरीबन 6 बजे तक हमको लगता है कि वो पूरा बैकअप कर लेगा। जी सर। सही। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, अवध की तरफ भी चुनाव हुए। ये जो क्षेत्र है ये पहले कहा जाता था सपा बसपा का वोट बैंक है, यहाँ उनका प्रभाव माना जाता था। इस बार क्या क्या दिखा आपको? भाजपा हालांकि पिछली बार 57 में से कह सकते हैं कि 48 सीटें उसके पास थी। इस बार क्या लग रहा, थोड़ा बहुत संक्षेप में? बिल्कुल 46 बीजेपी के मार्ग पे थी और अपना दल एक सहयोगी दल था, अपना दल मिला के 48 थी। हाँ, और सुभाष सपा के पास 1, समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें और बीएसपी ने 5 सीटें ली थी, जिसमें से अम्बेडकर नगर जो इस बार चुनाव हुआ, अम्बेडकर नगर में भी वो 3 सीटें बसपा ने लाई थी और गोरखपुर और बलिया में 1-1 सीटें, और सब समाजवादी पार्टी सिर्फ देवरिया और बलिया में 1-1 सीटें ला पाई थी। निर्दल भी एक अमरमणि त्रिपाठी नौतनवा से जो इस समय बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, अमरमणि त्रिपाठी जीते थे। अगर निर्दलीय जीते थे ना वो तो? हाँ, पिछली बार निर्दलीय जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख था। कई जगह उन्होंने मुख्यमंत्री का मंच साझा किया, लेकिन अंदरूनी कलह रही। उनके पिताजी अमरमणि त्रिपाठी सजायाफ्ता है, जेल में है, तो उसको लेकर के इनके अंदर डी पॉइंट आता है। चूंकि ये पहले से राजनीतिक घराने से रहे, एक अपना वर्चस्व है नेपाल बॉर्डर पे, तो ये जीत हासिल कर लेते हैं। इस बार बीएसपी से इन्होंने टिकट लेकर के बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब तो इनकी किस्मत ईवीएम में भी कैद हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से इनको लाया जाता है। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे थे कि 5 चरण के पहले और इस यहाँ पे सपा और बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसके अलावा जो गोरखपुर मंडल है, गोरखपुर मंडल में और गोरखपुर मंडल के अलावा अगर आप इधर श्रावस्ती एरिया चले जाएंगे, श्रावस्ती में जैसे एक बलरामपुर में चुनाव हुआ है, तो बलरामपुर में 2012 में 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता था। 2012 में सीधे उलट हो गया और 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी। अब बलरामपुर में 38% मुसलमान थे, उसके बावजूद एक भी सीटें किसी अन्य को नहीं मिला, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। तो ऐसे में वो एक लहर थी, जातिगत आंकड़े से ऊपर उठ करके मतदान हुआ था पिछली बार 2014 से लेकर के 2017 तक, 19 तक। तो इस बार लेकिन जिस तरीके से माहौल है, उस माहौल में कहीं न कहीं जातिगत आंकड़े भी सामने आए हैं और जिस तरीके से गोलबंदी की गई है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है उसको वोट देना है, तो इस तरीके की भी माहौल सामने आई है। तो ऐसे में जो ये छठा चरण है, इस छठे चरण में एक दूसरे के सामने वर्चस्व है, लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से चुनाव नहीं था इस पूर्वांचल में, उसके बावजूद अप्रत्याशी जीत मिला। इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे मतदान हुआ है, जिसको लेकर के अभी हमारी कई जिलों में बातचीत हो रही थी। वहां पे उन्होंने बोला कि देखिए हम तो विधायक से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन राजा हमारे अपने बीच का है तो हम वोट देंगे। तो जहाँ पे माहौल भी बिगड़ा हुआ था, प्रत्याशियों का नाम नहीं पता है, प्रत्याशी से नफरत कर रहे हैं लोग कि 5 साल हो गए वापस नहीं आए, फिर भी योगी आदित्यनाथ के नाम पे, मठ के नाम पे वो लगातार वोटिंग हुई है। तो ऐसे में जो 2 तरीके की चीजें आती हैं, एक तो कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, दूसरी चीजें कि ठीक है कैसे भी प्रत्याशी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमारे बीच के हैं, हमारे जो है मठ के हैं, तो इसलिए पूर्वांचल का एक नाम रोशन हुआ है, गोरखपुर का विकास हो रहा है, इसलिए हम आसपास के हम वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में क्लैश होगा। क्लैश होने पे जो थोड़ा सा जो सोशल इंजीनियरिंग प्रयोग की है बसपा ने, क्योंकि दलित भी ठीक ठाक है इस एरिया में, तो जो बसपा का सोशल इंजीनियरिंग के कई जगह से बसपा ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं कि जहां पे वोट बंटवारा हो रहा है, उसमें कांग्रेस और जो अन्य छोटे छोटे दल हैं, अन्य दल है जो जिनका वर्चस्व नहीं, वो भी खासा समीकरण बनाने बिगाड़ने में काम कर रहे हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो
तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, लेकिन तो ये निशांत, ये तो गोरखपुर की 9 सीटें हैं, उन पे ये प्रभाव आप बता रहे हैं, टोटल तो 57 सीटें हो रही हैं ना। नहीं सर, मैं फिर क्लियर करूंगा इसको। गोरखपुर का मठ का सिर्फ गोरखपुर में प्रभावित नहीं करती है आंकड़ा। वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी गोरखपुर मंडल और जो बलरामपुर के आसपास की सारी सीटों पे उनका प्रभाव था। वहां पे इनके अपने मठ है। आप इनके अपने हिंदू वाहिनी बहुत सक्रिय है यहाँ पे। इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनके अपने खुद के वोट बैंक है। जो इनके फॉलोअर्स है, मठ के फॉलोअर्स है, जो भारतीय जनता पार्टी में लगभग कितनी सीटों पे प्रभाव डालते हैं? अगर ये 7 सीटें गोरखपुर मंडल और ये जो है गोरखपुर मंडल बस्ती मंडल में 7 सीटें हैं, और इसके अलावा 7 सीटें, ये तो एकदम साफ तौर पे देखा जाएगा कि ये 7 सीटें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रभावित कर रही है। बलरामपुर की जो 4 सीटें हैं वहां पे एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक ढंग से वहां पे फाइट कर रही है। बाकी अगर उसके अलावा हम आपसे पूछ रहे हैं लगभग कितनी, 2 दर्जन सीटें प्रभावित करती हैं क्या मठ 2 दर्जन सीटों को प्रभावित करता है? 2 दर्जन से ज्यादा तकरीबन। अगर हम जिस तरीके से देखें, पूर्वांचल से ही हम आते हैं, वहां पे लगातार कवरेज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 25 सीटों से ज्यादा तकरीबन जाएगा, 25 से 30% तक योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे सीधे तौर पे असर करेगा। चलिए निशांत, आपके पास मैं फिर आऊंगा। हम चलते हैं बलरामपुर, जहां से हमारे साथ विजय सिंह हैं। विजय, बलरामपुर कैसा रहा, वोटिंग कितनी रही वहां, और किसका प्रभाव दिखा चारों सीटों में आपके? विजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है विजय से संपर्क। एक बार फिर निशांत के पास चलते हैं। निशांत जी, वही जैसा कि बता रहे हैं आप, 25 से 30, मतलब ये प्रभाव। अब पिछली बार मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, हालांकि इस बार भी मोदी जी हैं, लेकिन इस बार ये है प्रोजेक्ट किया गया है योगी जी ही, मतलब चूंकि उनके चेहरे पर लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वही होंगे। तो आसपास जैसा आप 25 से 30 सीटें ये निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रभाव वाली है। क्या इन 25-30 सीटों में से कुछ सपा और बसपा भी ले जाएंगी? हाँ, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। वो जैसे कुशीनगर में कांग्रेस पिछली बार खाता खोली थी। वहां से कुशीनगर में एक सुभाष सपा ने खाता खोला था। सुभाष सपा हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खोला था। सिद्धार्थनगर की सीट एक अपना दल को जीत हासिल हुआ था। अम्बेडकर नगर में बसपा का गढ़ माना जाता है, वो हमेशा से ही रहा है। चाहे कोई भी माहौल रहा हो, किसी का भी सुनामी आई हो, लहर हो, बसपा की तरफ अम्बेडकर नगर की सीटें जाती हैं। बलिया में समाजवादी पार्टी फाइट कर रही है। तो ऐसे में ये संत कबीर नगर में बराबर का लड़ाई है, लेकिन वहां पे संत कबीर नगर में पीस पार्टी बहुत मजबूत है। अगर पिछली 2012 में और 2012 में जब सीएम अखिलेश बने थे तब भी, और 2017 में पीस पार्टी वहां पे समीकरण बिगाड़ दी थी अपने प्रत्याशी को उतार करके। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा सीटों पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन वहां पे निशांत, हम तुमको थोड़ा रोकेंगे। निशांत, हम रोकेंगे। हम बलरामपुर चलते हैं, जहां से विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय सिंह। विजय, मेरी आवाज आ रही? जी सर। विजय, बलरामपुर की 4 सीटें क्या है वहां पे इस बार? पिछली बार चारों की चारों बीजेपी ले गई थी, इस बार क्या स्थिति दिख रही है, और कितने प्रतिशत मतदान हुआ है विजय वहां पे बलरामपुर? जी सर, जनपद बलरामपुर के 4 सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात सदर की करें तो भाजपा प्रत्याशियों मौजूदा राज्य मंत्री पलटू राम का मुकाबला सीधे सपा के जागराम पासवान से। नहीं, मैं पूरे चारों सीटों के एक सीट का मत बताइए, चारों सीटें की बता रहे हैं कि किस 4 सीटों में से कितने में बीजेपी का पलड़ा भारी है, कितने में सपा का पलड़ा भारी है? जी, चारों सीटों में से जनपद बलरामपुर में जो है तुलसीपुर और उतरौला, ये सपा का पलड़ा भारी है। जबकि जो है वो बलरामपुर और गैसड़ी देखा जाए तो ये बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ सपा का पलड़ा भारी बने, 2 सपा खाते में जाते दिख रही है कि वहाँ फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है? नहीं सर, त्रिकोणीय मुकाबला है बाकी 2 सीटों में। जी सर, जो उतरौला और जो है तुलसीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। तीसरा कौन है भैया, बसपा? जी, तीसरा बसपा और
सपा प्रत्याशी से निर्दलीय और जो है तुलसीपुर से, और उतरौला की बात करें हम तो वहां पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी धीरू सिंह और जनवादी और सपा पार्टी गठबंधन प्रत्याशी जो है हसीब खान जी और भाजपा का जो है त्रिकोणीय लड़ाई है। चलिए, तो इसमें 2 सीट जो आप बता रहे हैं भाजपा, वहां निश्चित तौर पे भाजपा को पड़ना भारी दिख रहा है। 4 सीटें भाजपा के पास थी पहले। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय, आपने सारी जानकारी दी। हम चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां से यशोदा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। यशोदा, मेरी आवाज आ रही? जी जी, सुना सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सिद्धार्थनगर की जितनी भी सीटें हैं उसमें सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, सतीश द्विवेदी मंत्री हैं जी, जावा सीट से, जी उनकी जी। क्या स्थिति है? इटवा विधानसभा सीट से सतीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक राज्य मंत्री हैं और वहाँ माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। और इस बार पिछले विधानसभा क्षेत्र में जो सच बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ करके सतीश द्विवेदी को बहुत कड़ी टक्कर दिया था, खुर्शीद अहमद, वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। कांग्रेस उम्मीदवार जो इस समय है, वो बसपा उम्मीदवार जब थे तो उनसे मात्र जो है 8-9 हजार वोट से सतीश द्विवेदी चुनाव जीत पाए थे। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे 20,000 से तीसरे नंबर पर थे। इस बार क्या स्थिति है? जी, इस बार क्या स्थिति है? इस बार खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता जो एक बार बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हरिशंकर सिंह, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और खुर्शीद अहमद जो पिछले चुनाव में बसपा से लड़े थे, वो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। बाकी पांडे जी, माता प्रसाद पांडे सपा से हैं और ये सतीश द्विवेदी जी भाजपा से ही हैं। तो आज की जो मतलब लड़ाई हुई है, आज जो वोटिंग का मतलब जो मिजाज था, वो पूरी तरीके से वहाँ त्रिकोणात्मक हो गया है। बसपा उतना बहुत कुछ नहीं कर पा रही है जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इतना जरूर है कि वो जितना भी वोट उनके पाले में जाएगा, वो एक एक वोट बीजेपी का रहा है। तो बीजेपी का वोट इतना माइनस होने की संभावना है। बावजूद उसके जो बीएसपी के कैंडिडेट थे और अब कांग्रेस से हैं, उनको भी बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव लड़े थे, उतना वोट इस बार नहीं मिलने की संभावना है। माता प्रसाद पांडे का जो वोट मिला है, उनको पिछले चुनाव में जो ब्राह्मण और मुस्लिम नाराज थे, वो इस बार उन्होंने उसको मैनेज किया है और वो वोट पांडे जी को मिल रहा है। फिर भी वहाँ की लड़ाई त्रिकोणात्मक है और उसको आप बिल्कुल तीनों लोगों में कांटे का टक्कर कर सकते हैं। कौन कितने वोटों से बाजी में मार ले जाए, ये 10 मार्च को जब मतगणना होगा तभी क्लियर हो सकता है। लेकिन लड़ाई बड़ी रोचक है और तीनों में कोई नहीं कह सकता है कि हम हार रहे हैं और कौन जीत रहा है। चलिए, अब सिद्धार्थनगर की 5 सीटों को बता दीजिए, कितना प्रतिशत सिद्धार्थनगर का रहा मतदान प्रतिशत, और कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो किसको फायदा हो रहा है इन 5 सीटों? प्रतिशत बहुत कम हो रहा है। अभी तक जो है रिकॉर्ड हमारे पास है वो 54% ओवरऑल है 5 विधानसभा का। 5 विधानसभा सीटों का जो ये मतदान प्रतिशत है वो 54% है। हो सकता हो जब तक सारी रिपोर्ट है तो 1-2% और बढ़ सकता है, लेकिन ये काफी कम है। पिछले बार 62 से 68% तक पोलिंग जो है इसी जिले में हुआ था और सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था। अब वोटिंग परसेंट जो कम हुआ है, जो कम वोट पोल हुए हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि जितने भी उम्मीदवार पिछले चुनाव में जीते थे, वो मैक्सिमम जो है 2-4% अधिक वोट पा करके जीते हैं। तो इसका नुकसान आपको क्या लग रहा है, किसको नुकसान होगा? भाजपा को होगा या बीजेपी का होगा नुकसान? वोटिंग परसेंट कम हुआ है तो? हाँ, वोटिंग परसेंट कम होने से नुकसान सीधा सीधा बीजेपी का दिख रहा है और 5 सीटों पर जो है बीजेपी उम्मीदवार बहुत मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 सीटों में कुछ भी हो सकता है? जी, कुछ भी हो सकता है। चलिए, आपने सारी जानकारी दी सोदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, महाराजगंज चलते हैं, जहां से बैद्यनाथ पासवान है। बैद्यनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, जी जी जी। थोड़ा तेज बोलिए बैद्यनाथ जी। जी सर। महाराजगंज की 5 सीटों में पिछला चुनाव में किसका कब्जा था और अभी की क्या स्थिति दिख रही है आपको? जी सर, पिछले चुनाव में सिसवा विधानसभा से 317 से प्रेम सागर पटेल का कब्जा था, बीजेपी का। नहीं, 5 सीटों का पूछ रहे हैं महाराजगंज की।
महाराजगंज में 4 सीट पे बीजेपी का कब्जा था और 1 सीट पे निर्दल प्रत्याशी नौतनवा से जो थे हाँ। अमन बड़ी, उनका कब्जा था। हाँ। अब इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव आप? में इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार नौतनवा विधानसभा में 2 प्रत्याशियों के बीच घमासान था। जो अमन मणि त्रिपाठी जो पिछले चुनाव में निर्दल थे, जो विजयी हुए थे, इस बार बसपा से टिकट लेकर आए थे और वहीं के कुंवर कौशल कुमार उर्फ मुन्ना सिंह हाँ। सपा से कैंडिडेट थे। दोनों में काफी घमासान लड़ाई थी। हाँ। और वहाँ के सीट में हो सकता है कुछ बदलाव हो। और भाजपा से नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है? नहीं, भाजपा का वहाँ मुकाबला नौतनवा में नहीं दिख रहा है। हाँ। सपा और अमन मणि के बीच दिखा। जी जी, सिसवा में त्रिकोणमिति चुनाव बन गई थी। बीजेपी और एक निर्दल प्रत्याशी, हाँ। बीजेपी के ही कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला था, अजय कुमार श्रीवास्तव को। वह जो बीजेपी के बागी हो गए थे और चुनाव में खड़े हुए। कुछ वोटिंग वो भी बीजेपी का और कुछ आम जन का लेकर चुनाव में मैदान में थे। हाँ। और बीएसपी का हाँ। एक त्रिकोणमिति चुनाव बन गया था और बीजेपी तो थी ही। हाँ। और यही महाराजगंज सदर से जयमंगल कन्नौजिया पिछली बार विधायक थे और इस बार जो है काफी तेजता और काफी घमासान दिखने को मिला है चुनाव में। जो उनके पिछले कार्यकालों को देखते हुए जनता काफी नाराज थी उनसे, लेकिन योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट करने को जनता ये भी कह रही थी कि हम योगी और मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। हाँ। न कि जयमंगल कन्नौजिया के नाम पे। नहीं तो 5 सीटों का बताइए थोड़ा सा। महाराजगंज की 5 सीटों में कितने में भाजपा का पलड़ा भारी है, कितने में, सुन तो लीजिए, कितने में सपा का है, कितने में त्रिकोणीय मुकाबला है, ये बता दीजिए। जी, नौतनवा में सपा का है और सिसवा में बीजेपी का। हाँ। और महाराजगंज, फरेंदा, हाँ, और पनियरा में बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या फिर से एक बार बताइए, कितनी सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है? बीजेपी का पलड़ा तो देखा जाए तो 3 सीटों पे भारी दिख रहा है। हाँ। नौतनवा सिसवा विधानसभा थोड़ा डैमेज दिख रहा है। हाँ। बीजेपी का। और नौतनवा तो सीधे सपा और बीएसपी के बीच घमासान था। चलिए वैद्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ राजेश जायसवाल जुड़ गए हैं नौतनवा से। राजेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। राजेश, नौतनवा में अभी हमको पासवान जी बता रहे थे कि नौतनवा में इस बार सपा और बसपा के बीच में लड़ाई दिख रही है, भाजपा नहीं है इसमें। आपका क्या आकलन है? आप वहीं के रहने वाले? मैंने सब दौरा किया है, क्षेत्र में जानकारी मैंने इकट्ठा की है। हाँ। जानकारी की ये मिली है कि टक्कर जो है तिकोड़ी था। अभी 3 दिन पहले मामला तिकोड़ी चल रहा था सपा, बसपा और भाजपा में। हाँ। लेकिन कल शाम से ही माहौल बदलने की वजह से मामला आ गया है भाजपा में और सपा में। हाँ। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाजपा की सीट यहाँ से निकल सकती है। ये मामला क्यों बदल गया 2 दिन पहले? 2 दिन पहले कुछ सपा के लोगों ने और बसपा के लोगों ने हाँ। कुछ प्रोग्राम किए हुए थे। हाँ। कलाकारों को बुला करके उसमें कुछ हाथापाई हो गई थी कलाकारों से और नेताओं से। हाँ। उसको लेकर के कुछ माहौल बिगड़ गया था। कुछ हाँ। मुस्लिम और हिंदू का मामला चल रहा था। हाँ। मामले को लेकर के ये हुआ कि सब का मुस्लिम वर्ग के लोग चाहे कि अगर सपा और बसपा में हम लोग अगर मतदान कर देंगे तो सीट फंस सकती है, इसलिए भाजपा को किसी कीमत पे ना जीतने दिया जाए, इसलिए वो सपा की तरफ आ गए हैं। तो बसपा बिल्कुल कमजोर हो गई है और लोगों को ये लगा है कि भाजपा सरकार में काफी हम लोगों को सुविधाएं दी गई है और ये सरकार व्यवस्था ठीक कर रही है हम लोगों के लिए, अच्छी सरकार है। इसलिए रातों रात ये माहौल बदल गया है, जिससे ये जानकारी मिली है
कि यहाँ से भाजपा की सीट निकल सकती है। तो मैंने हिंदू मुस्लिम मामला आ गया तो हिंदू यूनाइट हो गए क्या? हाँ, हिंदू यूनाइट हो गए हैं सर। तो अब जो अमन मणि तीसरे पे चले जाएंगे? जी, तीसरे पे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो तीसरे पे चले जाएंगे। अमन मणि त्रिपाठी, पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के लड़के। हाँ, अमर मणि त्रिपाठी के लड़के। यहाँ मतदाता किस जात के ज्यादा हैं? यहाँ पे ब्राह्मण, लगभग ब्राह्मण और मुस्लिम करीब करीब बराबर हैं। तो ब्राह्मण उनकी भाजपा से कौन है? वैश्य ज्यादा है यहाँ पे। भाजपा से कौन है उम्मीदवार? भाजपा पे है वो ऋषि त्रिपाठी हैं। हाँ। जो निषाद पार्टी से उनका टैग है। अच्छा, तो मैंने अमन मणि त्रिपाठी से हट के भाजपा के उम्मीदवार जो त्रिपाठी हैं उनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं ब्राह्मण जी। और जनता में ये भी थी कि दो परिवार के बीचों में अब तक सीटें निकलती आई हैं, कुंवर परिवार और अमर मणि परिवार। लेकिन इस बार जनता बदलना चाह रही थी कि इन दोनों परिवारों को हटाकर के किसी तीसरे का ऑप्शन खोज रही थी। हाँ। जिसमें उन लोगों को ये लग रहा था कि ऋषि त्रिपाठी ही बेहतर पड़ेंगे। चलिए, पासवान जी कुछ और बता रहे थे, आपका आकलन कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जायसवाल, आपका सारी जानकारी देने के लिए। अब कुशीनगर चलते हैं। कुशीनगर से महेश मिश्रा है। महेश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। कल भी आपसे मैंने बात की थी। आज मतदान हो गया, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? अभी 5 बजे तक का डाटा आ गया है, 54.99 है। हाँ। जो अभी बाकी उसके बाद का डाटा नहीं आ पाया है। तो लमसम यूँ मान के चलिए कि 57-58% आएगा जब फाइनल डाटा आ जाएगा। तो 57, थोड़ा सा और बढ़ेगा मुझे लगता है, 60 के करीब जाएगा। पिछली बार के चुनाव में कितना था ये डाटा? अब पिछली बार करीब 59 पॉइंट समथिंग था सर। मतलब लगभग उतना ही जाएगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। हाँ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो वोटिंग हो गई है, कल भी बात की थी, 7 सीटें थी कुशीनगर की। अब क्या स्थिति आपको लग रहा है? कितनी सीटों पे बीजेपी प्रभावी दिख रही है, कितने में सपा दिख रही है, कितने में बसपा दिख रही है, कहीं पे कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कितनी सीटें? अगर हम कुशीनगर के 7 विधानसभा की बात करें तो जो आज मतदाताओं का रुझान था, हाँ। वो बीजेपी के तरफ था। हाँ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विधानसभा फाजिलनगर की बात करें तो लास्ट आवर में दोपहर बाद चलते चलते चूंकि वो सपा के जो पुराने पूर्व अध्यक्ष थे इलियास अंसारी, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम मतदाता उनके तरफ, जब जो ही मुस्लिम मतदाता इलियास अंसारी की तरफ उनका झुकाव हुआ है, तो बाकी सभी हिंदू मतदाता जो हैं बीजेपी के साथ आ गए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑडियो वायरल हो रहा था जो सपा के कोर वोट यादव बिरादरी के लोगों का, उन सब लोगों ने, अभी वायरल हुआ है जो कुशीनगर जनपद में सोशल मीडिया पे, उस सब लोगों ने भाजपा के साथ की बात की है और उसको मतदान करने की एक दूसरे से अपील किया है। क्योंकि बसपा से है इलियास जी। बसपा से इलियास अंसारी है। तो स्वामी प्रसाद की स्थिति खराब दिख रही है। हाँ, अब जो आज का फाजिलनगर का जो रुझान था मतदाताओं का, उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं तीसरे स्थान पर न चले जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उनकी क्या स्थिति है? अब अजय कुमार लल्लू का जो कोर वोट था, निषाद वोट, जो इन्होंने काफी बाढ़, चूंकि वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ क्षेत्र में काफी काम इन्होंने किया है पहले, तो अब वो चूंकि भाजपा से निषाद समाज का गठबंधन हो जाने की वजह से इनका कोर वोट जो है वो खिसक गया। अब वो टोटल भाजपा के साथ आ गया। और सपा के नंदकिशोर मिश्रा जो 3 बार विधायक रह चुके, वो सपा छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सपा से उनको टिकट नहीं मिला, तो उनका समर्थन जो है भाजपा के साथ आ गया। ऐसे में भाजपा की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई तमकुहीरा विधानसभा क्षेत्र में। और लल्लू जी किस पे, दूसरे नंबर पे कौन है, फाइट में कौन है उनके साथ? अब वहाँ फाइट में चूंकि 2 वैश्य बिरादरी के 2 हैं, एक सपा से हैं और दूसरे जो है इससे हैं बसपा से हैं, और ये कांग्रेस से अजय लल्लू हैं। तो अब अगर देखा जाए तो
लग तो यही रहा है कि चूंकि वर्तमान विधायक हैं अजय लल्लू, तो कुछ तो वोट उनके साथ होगा। बाकी दो जो हैं डमी कैंडिडेट ही मान के चलिए। सपा की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। सपा की स्थिति माने अजय लल्लू जी की अच्छी स्थिति नहीं है? नहीं है। चलो, तो अब आपको क्या लग रहा है इन 7 सीटों में क्या आकलन लग रहा है आपको? अब आज का जो मतदाताओं का रुझान रहा है 12 बजे के बाद शाम 7 में कितने में भाजपा का प्रभाव ज्यादा है, कितनी में सपा का है, कितने में त्रिकोणीय है, ये बता दीजिए। अब त्रिकोणीय सिर्फ खड्डा विधानसभा का आज के मतदान के बाद ये आभास हुआ है कि वहाँ जो ये निषाद समाज पार्टी से भाजपा गठबंधन से विवेकानंद पांडे हैं और एक निर्दल प्रत्याशी विजय कुमार हैं। तो विजय कुमार चूंकि उसके सपा के वो थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने काफी जमीनी काम किया था, तो उनको सपा ने वो नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं बनाया, तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में आ गए। तो वहां का जो सपा का मतदाता है, जो उसका उससे संबंधित जो लोग हैं, वो विजय कुमार के, और क्योंकि वो मौर्य समाज से आते हैं, तो ऐसे में वहां लड़ाई जो है त्रिकोणीय लग रही है। और ये कांग्रेस के धनंजय सिंह जो काफी काम किया है उन्होंने, बाढ़, चूंकि वो भी, उसका भी आधा इलाका बाढ़ग्रस्त है, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। तो वहाँ लड़ाई थोड़ी जो है भाजपा निषाद समाज पार्टी के जो गठबंधन, भाजपा गठबंधन के हैं विवेकानंद पांडे, उनकी स्थिति कुछ डाउन नजर आ रही है आज के रुझान से। तो कुल मिलाकर एक संख्या में बता सकते हैं आपकी कितनी में भाजपा ठीक स्थिति में है, कितने में नहीं है? अगर आज के मतदान की बात करें तो जो रुझान आया है वो लग रहा है कि 1-2 सीट छोड़ करके भाजपा को 7 सीटों में 5 से 6 सीट भाजपा को मिल जानी चाहिए। क्या यहाँ कुछ ऐसा हो गया है हिंदू मुस्लिम वाला मामला पूरे जिले में? क्योंकि 12 बजे तक का जो रुझान था वो तो अन्य पार्टियों में था। कि जो सपा के लोग थे वो सपा के साथ थे, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ का जो रुझान आया अचानक, चाहे वो कारण जो भी रहा हो इंटरनल, लेकिन ये रहा कि भाजपा की तरफ मतदाताओं का झुकाव बहुत तेजी से बढ़ा और करीब 2-3 घंटे तक भाजपा के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं लगभग सभी विधानसभाओं में। चलिए, अचानक क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अलग बात है। निश्चित तौर पे 10 तारीख को इसका पता चलेगा। महेश जी, आपने बहुत सही जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चलते संत कबीर नगर, रामविलास प्रजापति हमारे साथ हैं। रामविलास, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। संत कबीर नगर की तीनों सीटें है, पहले तो बता दीजिए कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, पिछले 2017 में कितना हुआ था, और तीनों सीटों का आकलन बता दीजिए, कहाँ किसकी स्थिति है? सर जी, मैं बताना चाहूँगा, पिछले 2017 में जो मतदान प्रतिशत हुए तो 62% हुए थे, लेकिन इस बार कुछ मतदान प्रतिशत कम हुए हैं। 5 बजे का मतदान प्रतिशत 52 था, लेकिन अभी जो 6 बजे का मतदान प्रतिशत हुआ था उसकी आंकड़ा अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन हम बात करते हैं मेदावल विधानसभा का, जहां यहाँ नहीं, थोड़ा सा रामविलास जी, ये मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है इससे किसको नुकसान हो रहा है? मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मतदान प्रतिशत जब कम होते हैं तो भाजपा को नुकसान होते हैं, जब मतदान प्रतिशत बढ़ते हैं तो भाजपा के लिए फायदा होते हैं। चलिए, हर जिले का, हर क्षेत्र की अलग तासीर होती है। खैर, आपने उसे बताया। तीनों सीटों का थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ किसकी स्थिति है? तीनों सीटों का अगर हम बात करेंगे तो मेदावल विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ निषाद पार्टी के प्रत्याशी गठबंधन भाजपा के अनिल त्रिपाठी है, और उसके बाद बीएसपी के प्रत्याशी पूर्व। नहीं, हम प्रत्याशियों के नाम नहीं जानना चाह रहे हैं। हम तीनों सीटों पे कौन सी पार्टी का दबदबा किस विधानसभा में है, किसका नहीं है, ये जानना मैं बताना चाहूंगा कि मेदावल विधानसभा में 3 प्रत्याशियों का दबदबा है, सपा, बसपा, भाजपा तीनों लड़ रही हैं। वहीं सदर खैलाबाद में भी 3 प्रत्याशी आपस में लड़ रहे हैं, सपा, बसपा, भाजपा। तो वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव के सपुत्र लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। वो तीनों सीटों सदर विधानसभा में समीकरण को बिगाड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिल रहा है। मतलब तीनों जो आपकी सीट है उसमें कहीं ये नहीं दिख रहा है एक भी सीट में कि सपा
आगे बढ़ रही है कि भाजपा आगे बढ़ रही है कि कौन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो धनघटा की बात करेंगे, धनघटा में भाजपा और सपा लड़ रही है, और खलीलाबाद में कोई लड़ाई है, और मेहतावल विधानसभा में कोई लड़ाई है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि भाजपा और सपा आगे निकल रही है। चलिए, पहले इसके पहले जो माहौल था वो बीजेपी के अगेंस्ट में था, अचानक जैसा बता रहे हैं दूसरे जिलों में बीजेपी के पक्ष में दोपहर के बाद थोड़ा माहौल आया, आपको भी कुछ ऐसा दिखा? ऐसा यहाँ संत कबीर नगर में भी दोपहर के बाद ही कुछ माहौल ऐसा आया कि भाजपा के पक्ष में, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जब देखें कि भाजपा मुस्लिम समुदाय सपा में जा रहे, तो वहीं हिंदू समुदाय भी भाजपा में कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद से वोटिंग करना चालू कर दिए, जिससे कुछ फायदा भाजपा को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। हम चलते हैं गोरखपुर, जहां हमारे साथ रुद्र प्रसाद पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र, मेरी आवाज आ रही? जी सर। रुद्र, खैर वहां लीड कितनी होगी गोरखपुर में योगी जी की, उनकी अपनी सीट से, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इन 9 सीटों में क्या स्थिति बनेगी? सर 9 सीटों में सर यहाँ जो आंकड़ा आ रहा है सर, लगभग 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेपे में जाएगी, और 2 सीट जो है उम्मीद यही है कि बराबरी का टक्कर है समाजवादी पार्टी से व भारतीय जनता पार्टी से, जो कि एक चिल्लूपार विधानसभा है, उसके बाद एक कम्पियरगंज विधानसभा, जो कि कम्पियरगंज विधानसभा से काजल निसार मैदान में है समाजवादी पार्टी से, और चिल्लूपार से जो है विनय शंकर तिवारी, जो हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं, वो है मैदान में समाजवादी पार्टी से। तो इस 2 सीट पे बराबरी का मुकाबला है सर। किस जगह पे? चिल्लूपुर सीट में बराबरी का मुकाबला, बाकी जगह सर यही माना जा रहा है कि सर भारतीय जनता पार्टी सर फतेह करेगी। इससे पहले जो 2017 के चुनाव में सर बता दें आपको कि कुल 9 विधानसभा है गोरखपुर में, जिसमें चुनाव हुआ था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट पे फतेह हासिल की थी, और एक चिल्लूपार विधानसभा था जहाँ पे विनय शंकर तिवारी बसपा से जो है फतेह हासिल किए थे। इस बार अब क्या होगा? जी सर, इस बार क्या होगा? सर इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेपे में सर यही लगा उम्मीद है कि सर जो हम लोग जमीनी हकीकत पे सर जो रिपोर्टिंग किया गया है, इस हिसाब से पता चल रहा है सर कि 7 सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी ही कब्जा करेगी सर। और जी सर। और हाथा चिल्लूपारा में हाथा फिर से आएगा क्या? हाथा जी सर। फिर से हरिशंकर तिवारी के बेटे क्या फिर से जीत रहे हैं चिल्लूपार से? यस जी सर, चिल्लूपार विधानसभा से सर अभी बता सर कि विनय शंकर तिवारी जो इससे पहले बसपा में थे और इस वक्त समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, जो कि हरिशंकर तिवारी के वो पुत्र हैं सर। यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि सर बराबरी का मुकाबला है, और देखना होगा कि सर 10 मार्च को क्या फैसला आता है। वो तो पता ही चल जाएगा, लेकिन आपका जैसा इसके पहले और लोगों से बात की है, निशान से बात की है, वो भी गोरखपुर से ही है, उन्होंने कहा कि मठ का प्रभाव इस बार योगी जी का चेहरा सामने है। पिछली बार ये नहीं था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बार ये है कि अगर सरकार बनती तो योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है गोरखपुर की सभी 9 सीटों पे? सर कुल 9 सीटों पे सर भारतीय जनता पार्टी जो है सर 7 सीट पे फतेह हासिल कर लेगी, लेकिन जो 2 सीट है चिल्लूपार विधानसभा और कम्पियरगंज विधानसभा, चिल्लूपार विधानसभा जो कि तिवारी हाथे का सीट माना जाता है, हरिशंकर तिवारी की सीट मानी जाती है, तो अब उनके सुपुत्र जो है विनय शंकर तिवारी मैदान में है समाजवादी पार्टी से। इससे पहले वो बसपा से थे और वहां से जीत हासिल करते थे, और इस वक्त वो समाजवादी पार्टी में चल गए हैं सर, और बराबरी का मुकाबला माना जा रहा है, जो कि वहाँ दलित वोट सर ज्यादा है और ब्राह्मण चेहरा है वो। लेकिन सर देखना ये होगा कि 10 मार्च को जनता क्या फैसला करती है, लेकिन बराबरी का मुकाबला सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र, हमें सारी जानकारी दी। हम बलिया चलते हैं जहाँ से रजनीश श्रीवास्तव हैं। रजनीश, बलिया में 7 सीटें हैं, रजनीश आपसे बात भी हुई थी, 7 सीटें हैं, क्या अब वोटिंग हो गई है? तो ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी, इस बार कितने प्रतिशत का उम्मीद है? अभी तो खैर 5 बजे तक का आंकड़ा होगा आपके पास, फाइनल आंकड़ा नहीं आया होगा। नहीं हाँ जी, पिछली बार 62% मतदान हुआ था करीब यहाँ पे बलिया में, और इस बार जो 5 बजे तक जो आंकड़ा था वो करीब 51% का था। तो अभी 6 बजे वाली रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, तो आगे अब क्या उसमें बढ़ता है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन जो अभी तक जो ये निकला है वो 51% का है। 7 विधानसभा में जो है लड़ाई जो है अलग अलग किस्म की है। जैसे बलिया में भाजपा और सपा की लड़ाई चल रही है, ऐसे
सिकंदरपुर में भाजपा सपा की लड़ाई चल रही है। लेकिन वहीं रसड़ा में जो लड़ाई है सुबह सपा और सपा गठबंधन के साथ बसपा की लड़ाई है। वही जो है बांसडी में जो देखा जाए तो वहाँ पे केपी सिंह जो भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद सपा के प्रत्याशी हैं, उनके बीच टक्कर चल रही है। उसके बाद फेफना देखा जाए तो भाजपा और सपा की लड़ाई है। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वहाँ की जो है चतुष्कोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है बैरिया विधानसभा में, जहाँ पे बागी हुए सुरेंद्र सिंह जो है कड़ा टक्कर और अन्य प्रत्याशियों को देते दिख रहे हैं। इसके अलावा बेलतरा रोड देखा जाए तो यहाँ बसपा और भाजपा की लड़ाई दिख रही है। हाँ, तो कुल 7 में से कितनी ऐसी सीटें हैं जो सपा का जहाँ पलड़ा भारी हो और कितनी ऐसी सीटें जहाँ भाजपा का पलड़ा भारी हो और कितनी ऐसी सीटें हैं, कौन सी सीट है जहाँ बसपा या दूसरे का पलड़ा भारी हो? जी देखा जाए तो बलिया के 7 सीटों में से जो 3 सीटों पे भाजपा और 3 सीटों पे सपा दिखाई दे रही है। एक सीट पे जो है बसपा दिखाई दे रही है। जी अच्छा, मतदान प्रतिशत इस बार जैसा आपने बताया लगता है कुछ कम हुआ, इसका फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको होगा? जी इस पे यहाँ पे जो ये आपके सामने दिख ही रहा है, अगर 3 सीटें जो है बीजेपी को जाती दिख रही है और 3 सपा को, तो नुकसान तो सीधे तरीके से दिख रहा है कि वो भाजपा को ही नुकसान दिखाई दे रहा है। जी मतदान प्रतिशत कम होने से हम पूछ रहे हैं आप? जी मतदान प्रतिशत कम होने से जो है भाजपा को ही ये नुकसान दिखाई दे रहा है। हाँ। पिछली बार जो है मोदी लहर करके जो ये चला था उसके वजह से जो है मतदान में ज्यादा मेरे को लग रहा है कि जोश था, जो इस बार कुछ लोगों में कम दिखाई दे रहा है। जी चलिए, आपके यहाँ पूरे बलिया में थोड़ा सा माना जाता है, बलिया में थोड़ा सा बाहुबलियों का भी प्रभाव है, थोड़ा सा माने वहाँ ये मतदान के दौरान लड़ाई झगड़े इस तरह की खबरें आती रही हैं। इस बार क्या रहा, पूरे बलिया में शांतिप्रिय ढंग से मतदान हुआ है? लगभग पिछली बार से शांति ही रही सर वो, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झड़प हुई, जहाँ केतकी सिंह ने एक वहाँ पे उनके साथ झड़प हो गई, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जब वो उनके लिए गई तो उनके साथ कुछ झड़प हो गई। उन्होंने आरोप लगाया सपा पे कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनकी पर्चियां फाड़ दी जा रही है, ऐसे करके सूचना आई। तो ऐसे लगभग यहाँ पे मतदान जो है शांति तरीके से ही देखा गया। बाकी इसके अलावा छोटी मोटी झड़पें ही हुई और कुछ बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी साहब को सारी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र पांडे अम्बेडकर नगर से हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? जितेंद्र, मेरी आवाज आ रही? जी जितेंद्र, अब कल बात हो रही थी अम्बेडकर नगर की, कुछ सीटें रह गई थी। खैर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मतदान हो गया, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और 2017 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? जी बिल्कुल, अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान करीब 2% कम हुआ है। पिछली बार जो है 64% से अधिक मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसके प्रतिशत की बात की जाए तो वो करीब 62% को पार कर रहा है। हालांकि जो पिछला फैक्टर था उसमें बीजेपी की सुनामी थी, बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने जो है 2 सीटों पर फतह हासिल की थी, क्योंकि अम्बेडकर नगर हमेशा से बसपा का गढ़ रहा है और 2017 में बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का जो समीकरण है मतदान प्रतिशत भी कम हुआ है। इससे जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर निकल के सामने आएगा कि आखिर अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर कौन जीत दर्ज कर रहा है। हालांकि एक बात आपको और बता दें कि अम्बेडकर नगर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों पर अगर समीकरण की बात की जाए तो 3 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही, तो वहीं 2 सीटों पर सपा और बसपा आमने सामने दिख रही थी। सपा और बसपा आमने, भाजपा तीसरे पे है? जी जी नहीं, तो अब आपको क्या लगा, त्रिकोणीय दिखाई, कहीं आपको भाजपा का पलड़ा ज्यादा दिख रहा है, सपा का कहीं दिख रहा है? कितनी कुल सीटों में से अम्बेडकर नगर 5 सीटों में से, और बसपा ने इस बार पिछली बार 2 सीटें जीती थी 3, तो उसकी क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर में जो है पिछली बार 2017 के चुनाव में बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो 2022 का मतदान, छठे चरण का मतदान आज हुआ है, उसमें जो 3 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है, उसमें कहीं न कहीं किसी सीट पर बसपा भारी दिख रही है, तो कहीं किसी सीट पर बीजेपी भारी दिख रही है। हालांकि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिससे सपा भारी दिख रही है, तो वहीं 2 सीटें ऐसी हैं, टांडा और जलालपुर, जहां पर सपा और बसपा की 30 सीधी टक्कर है। हालांकि अकबरपुर सदर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर त्रिकोणीय लड़ाई है तो इसमें बसपा का ही फायदा होता नजर आ रहा है। जी चलिए, कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई मतदान के दौरान? बिल्कुल, पूरे अम्बेडकर नगर जिले में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। जगह जगह पे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। हालांकि ऐसी कोई भी सूचना कहीं से नहीं आई कि किस तरीके की कोई अप्रिय घटना हुई है या कुछ अलग तरीके का बवाल हुआ। पूरी शांति तरीके से अम्बेडकर नगर में मतदान संपन्न कराया गया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सारी जानकारी देने के लिए। हम बस्ती चलते हैं, जहाँ से इमरान अली हमारे साथ हैं। इमरान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ इमरान जी, मैं जानना चाहूंगा कि बस्ती की सभी 5 सीटों में जो मतदान हुआ है वो पिछले बार के मुकाबले इस बार कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? नहीं, अगर बस्ती की बात करें तो पिछले जो विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत था उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि पिछली बार 56 दशमलव समथिंग कुछ था, इस बार 57.22% मतदान हुआ है बस्ती में। और 5 सीटें हैं, 5 सीटें अभी पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी और इस बार 5 सीटों पे लड़ाई बराबर की है। एक सीट ऐसा है हरैया का, जहां पे सपा के पूर्व कद्दावर नेता रहे राजकिशोर सिंह बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीधी लड़ाई है भाजपा से। और बाकी 4 सीटें सपा और भाजपा आमने सामने एकदम बराबर की स्थिति में लड़ रही है। स्थिति बिल्कुल भी साफ नहीं है कि कौन जीत दर्ज कर पाएगा। बिल्कुल, एक सीट ऐसी है जहां बसपा और भाजपा की है, सपा वहां तीसरे पे है। जी, वहां बिल्कुल सपा तीसरे पे आने की संभावना है, क्योंकि राजकिशोर सिंह बसपा में भी कई बार मंत्री रह चुके, सपा में भी कई बार मंत्री रह चुके हैं और इस बार वो फिर पुनः बसपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, भाजपा के कैंडिडेट थे अजय सिंह, उनसे चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार एंटी कम्बेंसी वोट अजय सिंह के खिलाफ भी बहुत सारी है और राजकिशोर के साथी ही थे त्र्यंबक पाठक जो हमें हैं इस बार। पिछली बार वो उनके साथ थे और उसके पहले भी उनके साथ ही रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं से त्र्यंबक पाठक उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। लेकिन भाजपा और बसपा एकदम आमने सामने टक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले चूंकि जब कोई सरकार रहती है थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी रहती है, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी कितनी देखी जा रही 5 सीटों पे? 5 सीटों पे एंटी इनकम्बेंसी खूब जबरदस्त है और जो सपा ने कैंडिडेट इस बार अपने दिए हैं वो सारे सीटों पे सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर सपा ने अपने पुराने कैंडिडेट को जो पिछली बार चुनाव मैदान में थे उनको टिकट दिया। बाकी चारों सीटों पे कैंडिडेट बदले गए हैं। तो और चारों के चारों सीटों पे जो कैंडिडेट बदले गए हैं वो कहीं ना कहीं से अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावी हैं। बसपा में पूर्व मंत्री कद्दावर नेता चौधरी बिरादरी के अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं, राम प्रसाद चौधरी, उनका ये गढ़ माना जाता है बस्ती, और बस्ती में चौधरी बाहुल्यता भी है। तो इसलिए उनका लड़का भी कप्तानगंज सीट से चुनाव मैदान में है सपा से, और इनके ही कुनबे के रुधौली में कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक लड़ाई बहुत कद्दावर नेताओं में, एक पूर्व सपा के मंत्री और एक पूर्व बसपा के मंत्री और भाजपा में हरीश द्विवेदी जो केंद्रीय संगठन में है, तीनों की साख भी दांव पे लगी हुई है और बहुत अच्छे स्तर पे लड़ाई हो रही है बस्ती में। चलिए, दिलचस्प मुकाबला है, निश्चित तौर पे 10 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, आप सारी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर निशांत के पास चलते हैं। निशांत, अब अंतिम चरण का मतदान बचा है, निश्चित तौर पे 2 दिन का समय है, सारी पार्टियों के जो दिग्गज नेता है उनका जमावड़ा होगा। अब बाकी जो सीटें बची हैं वो किसके प्रभाव वाली सीटें थी निशांत, थोड़ा संक्षेप में?
जी 7वें चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, 7 फरवरी को मतदान होगा। और उसमें जो है लगातार जो भी विपक्ष पार्टी है, आज का ही देख लीजिए, आज वाराणसी में जहाँ से खुद मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जहाँ से सांसद है, वहाँ पे ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, उनके साथ उनके चाचा शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर सहित पूरा एकदम मंच सजा था, काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसके अलावा प्रियंका गांधी भी वहीं पे वाराणसी में थी। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं ममता जी के आने से जैसा कहा जाता है लगभग 1.25 लाख मतदाता बंगाली हैं वाराणसी के आसपास क्षेत्र में, उन पे कितना प्रभाव डाल पाएगी ममता जी? बिल्कुल। जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी तो उनसे पूछा गया कि आप क्या प्रचार भी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रचार करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। अखिलेश ने कहा है, उन्होंने सेम लैंग्वेज में यूज करा, मैं उस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कहा है कि मुझे 3 तारीख को वाराणसी में जाना है, इसलिए मैं अब सीधे वाराणसी में आऊंगी, उसके अलावा कोई प्लान होगा तो मिलता हूँ। जाहिर सी बात है, इस बयान के पीछे ये था कि अखिलेश यादव को पता था कि उसको कहाँ पे बुलाना है, उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था। एक यहाँ पे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा उनको वाराणसी में, ताकि जो वोटर्स हैं, जो बंगाली वोटर्स हैं, उनको अपने पाले में लाया जा सके। वहाँ पे कुर्मी मतदाता बहुत ज्यादा है, वहाँ पे राजभर मतदाता बहुत ज्यादा है, वहाँ की सीटों पे आसपास जो 7वें चरण का है, वहाँ पे मुस्लिम भी ठीक ठाक है, बंगाली हैं। तो ऐसे में वहाँ पे जो एक तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे लगातार सक्रियता उनकी है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से उसको भी गढ़ बना दिया गया है कि ये गढ़ है, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दिया जाता है। 2017 की बात करें तो सिर्फ बनारस में 2-3 सीटें, जो सर्वे में आ रहा था कि 2-3 सीटें निकलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करते हैं, गली गली में जाते हैं और पता चलता है कि पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई। मतलब एकदम जो सोच करके लोगों ने मीडिया में रखा था, जो उनके राजनीतिक समीकरण था, वो पूरा का पूरा उलट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी एक मैसेज देना है, क्योंकि 2024 नजदीक है। 2022 में जितना चुनौती है सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे भी बड़ा चुनौती है कि मैसेज देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को, सीएम योगी आदित्यनाथ के जो ब्रांडिंग की जा रही है उनके हर एक भाषण को, बुलडोजर को, क्योंकि 2024 का मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, तो 2022 का मैसेज देना जरूरी है। बिल्कुल, दिल्ली का रास्ता वाया उत्तर प्रदेश ही जाता है। अगर ये मैसेज जीतते हैं तो ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा और 2024 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हारते हैं तो कठिन होगा, जीतते हैं तो आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, सारी जानकारी देने के लिए। तो छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हुआ है। पिछली बार इन 57 सीटों में 46 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल और एक सीट सुभाषपा ने जीती थी। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो योगी सरकार में मंत्री थे, उनके सपा में शामिल होने के बाद समीकरण कुछ हद तक बदले, जिसका बीजेपी को हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन इस नुकसान के बाद भी सपा समेत अन्य विपक्षी दल क्या बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने से रोक पाएंगे, ये देखना हम होगा। इसी के साथ सप्ताह के चुनाव में इतना ही। नमस्कार।